नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुँचाएँ, इसे शेयर करते रहें। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रही हूँ वो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, आज का हमारा विषय है नीति निदेशक तत्व। आज हम नीति निदेशक तत्वों पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान में कहाँ किया गया है। तो यदि हम बात करें नीति निदेशक तत्वों में, तो नीति निदेशक तत्वों में भाग 4 में, कहाँ पर? भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक भारत में जो भारतीय संविधान है उसमें नीति निदेशक तत्वों का समावेश किया गया है। और ये नीति निदेशक तत्वों का जो कार्य है, एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करना है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इन नीति निदेशक तत्वों का कार्य है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संविधान निम्न में से किनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? तो वो कौन से हैं जिनके शोषण के विरुद्ध, जिनको अधिकार दिया गया है कि इनका शोषण नहीं किया जा सकता? तो वो हैं बच्चे, स्त्रियां और जनजातियों के विरुद्ध। इसका सही उत्तर होगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा। जबकि दलित शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसीलिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्रदान किया गया है वो स्त्रियों को, बच्चों को और जनजातियों को, वो जो ट्राइब्स होती हैं ना, उन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के माध्यम से। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। हमारा प्रश्न संख्या 3 कहता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ये किसका कथन है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसी के शब्द हैं कि जिन्होंने कहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो यदि मैं संविधान के निर्माण की बात करूं, तो जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो रहा था, उसी समय जब संविधान बना तो राष्ट्र के पास आर्थिक संसाधन बहुत ही सीमित थे। ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते थे कि राज्य जो था वो सभी लक्ष्यों को तुरंत तो प्राप्त नहीं कर सकता था। इसी कारण नीति निदेशक तत्वों को भाई समाहित तो पहले ही किया जा चुका था संविधान में, तो इनको वाद योग्य नहीं बनाया गया। वाद योग्य नहीं बनाया गया मतलब इन्फोर्सेबल नहीं थे, कि कोई भी राज्य इनको लागू करने के लिए फोर्सेबल नहीं है, ये इन्फोर्सेबल बनाए गए। बल्कि उनको संविधान में अगर देखा जाए तो नीति निदेशक तत्वों का समावेश इस प्रकार से किया गया कि ये जो राज्य है उसका मार्गदर्शन कर सकें कि किस प्रकार से उसे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो इनका कब प्रयोग करेगा और कैसे इनका प्रयोग करेगा। ऐसी परिस्थिति में केटी शाह जी ने ये शब्द कहे थे कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। कि मतलब आप समझिए कि जब राज्य को लगता है कि ये ज़रूरत है, हमें इनका समावेश करना चाहिए, या जैसे कई बार आप देखते हैं कि शराब को बैन कर दिया जाता है किसी राज्य में, जैसे बिहार में शराब को बैन कर दिया गया, गुटखा को बैन कर दिया गया, तो ये वहाँ की कल्याणकारी योजनाएं हैं जो राज्य चलाना चाहता है, पर कई राज्यों में इन्हें बैन नहीं किया गया है। तो ये नीति निदेशक तत्वों में लिखा है कि मादक द्रव्यों को बैन किया जा सकता है अगर राज्य चाहे तो राज्य अपनी इच्छा अनुसार इन नीति निदेशक तत्वों को लागू करता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि राज्य में नीति निदेशक तत्वों का समावेशन कहाँ से किया गया है? कहाँ से राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है? प्रश्न ये बनता है।
तो यदि हम बात करें आयरलैंड के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य में नीति निदेशक तत्वों का समावेशन किया गया है। 1937 का 1937 का जो आयरलैंड का संविधान था, उससे राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। अब आप पढ़िए कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, क्या ये नीति निदेशक तत्व है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या ये नीति निदेशक तत्व है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, पुरुषों व स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो यदि हम बात करें डी की, तो डी बिल्कुल सही है कि पुरुषों व स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ये एक नीति निदेशक तत्व है। ये एक नीति निदेशक तत्व है। बाकी अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये मौलिक अधिकार हैं, जिसमें ये दोनों अनुच्छेद 20 और 21 के तहत वर्णित हैं और जिसमें आपातकाल में भी इन दोनों अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी सभी अधिकार जो है वो आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं, परंतु दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता निलंबित नहीं होती है। और बात करें नीति निदेशक तत्वों की, तो पुरुषों व स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ये समावेशन कहाँ है, नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। वो कौन सा इनमें से तथ्य है जिनके विषय में संविधान शांत है। प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता और बालकों की प्रारंभिक शिक्षा। तो यदि हम बात करेंगे प्रौढ़ शिक्षा की, किसकी, प्रौढ़ शिक्षा की, तो प्रौढ़ शिक्षा के विषय में भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का यहाँ नीति निदेशक तत्वों में समावेशन नहीं किया गया है। परंतु अगर हम बात करेंगे कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 43 में, जो कि नीति निदेशक तत्व है। भाई 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो 43, अनुच्छेद 43 कहता है कि कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, इसका समावेशन अनुच्छेद 39 में किया गया है, आर्टिकल 39 में किया गया है। और वहीं हम बात करें बालकों की प्रारंभिक शिक्षा, जब तक वह 6 वर्ष की आयु का ना हो जाए, इसका समावेशन अनुच्छेद 45 में किया गया है। कहाँ पर, आर्टिकल 45 में इसका समावेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। वो कौन सा उद्देश्य था जिसके पूर्ति के लिए भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया। तो यदि हम बात करें राजनैतिक प्रजातंत्र को प्राप्त करना या स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, तो ये तीनों ही कारण नहीं थे। जो शामिल करने का उद्देश्य था वो था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जिसके लिए सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यही उद्देश्य था नीति निदेशक तत्वों का, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। इसी कारण इन नीति निदेशक तत्वों का समावेशन किया गया और जिसमें भी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना इसका उद्देश्य बताया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं प्रश्नों को भी टॉपिक वाइज करा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि कहीं से भी प्रश्न आपके लिए निकाल कर ला दिए। ऐसे में आपको एक टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ, ताकि जो भी टॉपिक आप इन प्रश्नों के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बस आप मेरे साथ बने रहिए और सहयोग करते रहिए। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 8, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किन अनुच्छेदों में हुआ है। किन अनुच्छेदों में राज्य में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो ये तो आपको रट लेना है कि भाग 4, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में, कहाँ पर, 36 से 51 में नीति निदेशक तत्वों का समावेशन या प्रबंधन किया गया है। जबकि 12 से 35 में क्या है, 12 से 35 में याद रखिए मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं।
प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्व संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। नहीं और जोड़ा गया, इन दोनों ही शब्दों पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। कई बार हम लोग नहीं शब्द को नहीं पढ़ते हैं और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्व संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो जो इसका सही उत्तर है वो है समान आचार संहिता। समान आचार संहिता जो है, समान आचार संहिता, इसको नीति निदेशक तत्वों में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि ये पहले से था अनुच्छेद 44 में वर्णित। कहाँ पर? आर्टिकल 44 में इसको पहले से वर्णित किया गया था। और जबकि हम बात करें उद्योग प्रबंधनों में श्रमिकों की भागीदारी, तो इसका समावेशन किया गया है 43 के का में। 43 का का एक भाग, अनुच्छेद 43 का का एक भाग जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें उद्योग प्रबंधनों में श्रमिकों की भागीदारी को शामिल किया गया। अगर हम बात करें समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता की, तो इसका समावेशन भी किया गया। कहाँ पर? इसका समावेशन अनुच्छेद 39 के का में किया गया। अनुच्छेद 39 के का में इसका समावेशन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? कौन सा वो नीति निदेशक तत्व है, कौन सा वो उसमें अनुच्छेद है जो विदेश नीति को वर्णित करता है? तो अनुच्छेद 51। कौन सा? अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा और विदेश नीति को, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा और उसके साथ साथ जो भारत की विदेशी नीति है उसको वर्णित करता है। अनुच्छेद 51 जो कि एक नीति निदेशक तत्व है। याद रखिएगा ये सभी तथ्यों को कि कौन से अनुच्छेद में किस महत्वपूर्ण तथ्य का, किस महत्वपूर्ण शब्द, मतलब जो शब्द है किसका प्रबंधन किया गया है, इन सब का ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि कौन सा कथन नीति निदेशक सिद्धांतों के विषय में बिल्कुल सही है? कौन सा कथन नीति निदेशक सिद्धांतों के विषय में सही है? तो ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। प्रश्न पढ़िए कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, या इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो अगर हम बात करें इन दोनों कथनों पर, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। जी हाँ भाई, जो नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या था? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो बिल्कुल ये इनकी व्याख्या करते हैं। और इन तत्वों में जो भी अंतर्विष्ट उपबंध है, जो भी उपबंध शामिल किए गए हैं, वो किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि कौन सा नीति निदेशक तत्व समाज कल्याण से संबंधित है? वो कौन सा नीति निदेशक तत्व है जो समाज कल्याण से संबंधित है? तो अगर हम नीति निदेशक तत्वों की बात कर रहे हैं, तो नीति निदेशक तत्व भाई कितने प्रकार के बताए गए? उनको 3 भागों में बांटा गया कि एक तो बताया गया आर्थिक न्याय से संबंधित, फिर एक बताया गया सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, और फिर एक बताए गए जो समाज कल्याण से संबंधित, नीति निदेशक तत्व। तो इस प्रकार से इनका वर्णन किया गया। हाँ, तो ये जो इस प्रकार से 3 भागों में इन्हें बांटा गया कि आर्थिक न्याय के अंतर्गत कुछ रखे गए, कुछ सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत रखे गए, और कुछ नीति निदेशक तत्व थे जिन्हें समाज कल्याण के अंतर्गत रखा गया। तो इसमें पूछ रहे हैं कि समाज कल्याण से संबंधित कौन सा है? तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन अनुच्छेद 48 के अंतर्गत वर्णित है, और ये समाज कल्याण से संबंधित है, क्योंकि भाई पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन समाज कल्याण ही है। बाकी अगर हम बात करें सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, तो ये कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 43 में, 43 में। स्त्री या पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका कहाँ वर्णन है? तो 39 के अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39 के घ में इसको वर्णित किया गया है। और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 के का में इसको भी वर्णित किया गया है।
तो ये सभी तथ्यों को आप ध्यान रखिए कि समाज कल्याण के अंतर्गत किसे वर्णित किया गया है या आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत आर्थिक न्याय से संबंधित, इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि राज्य संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित करता है। यहाँ पूछ रहे हैं कि राज्य एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित करता है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 44 के तहत। अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 के तहत एक समान सिविल संहिता उपबंधित की गई है और जो संविधान में पहले से थी। पूछ रहे हैं प्रश्न संख्या 14 में कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से अनुच्छेद में उपबंध नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया। कौन सा इसमें पूछ रहे हैं, अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया। तो जो इसका सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में जो मतलब नीति निदेशक तत्वों में इसमें जो संशोधन किया गया वो शामिल किया गया और इसमें भी 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखरेख और उनकी शिक्षा से संबंधित उपबंध को जोड़ा गया था। किसको? 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखरेख और उनकी शिक्षा को यहाँ पर उपबंधित किया गया था। और किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। कुल 3 संविधान संशोधन नीति निदेशक तत्वों से संबंधित हैं। कौन कौन से वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो एक तो 42वां संविधान संशोधन, उसके बाद एक 86वां संविधान संशोधन और तीसरा संविधान संशोधन है 97वां संविधान संशोधन। ये 3 संविधान संशोधन हैं जो नीति निदेशक तत्वों से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 15 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब इन सभी को आपको याद रखना है कि कौन सा 86वें द्वारा जोड़ा गया, कौन सा 42वें द्वारा जोड़ा गया। तो पूछ रहे हैं 43 के का को किसके द्वारा जोड़ा गया। तो इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना, इस नीति निदेशक तत्व को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। 1976 में इसे शामिल किया गया और कहाँ पर? अनुच्छेद 43 का में, 43A में या का में आप कह सकते हैं। तो इसे शामिल किया गया था और ये थे नीति निदेशक तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।